हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अर्थात आपके PYQ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपकी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो इन क्वेश्चंस को आपको छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है डीपली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अपचयी ट्रांसफॉर्मर को 220 वोल्ट को यदि 200 वोल्ट में रूपांतरित कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो आपका जो प्राइमरी जो कुंडली होता है इसमें जो फेरों की संख्या है वो 600 दे रखी है। तो जो सेकेंडरी कुंडली होगा इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, लपेटों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, यानी आपके जो फेरे दे रखे हैं, नंबर ऑफ फेरे किसमें, सेकेंडरी में, और नंबर ऑफ फेरे किसमें, प्राइमरी में, इज इक्वल टू होता है वोल्टेज सेकेंडरी के लिए, नीचे क्या होगा वोल्टेज प्राइमरी के लिए। दोनों आपस में क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, इनमें अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। अब आपको NS की वैल्यू निकालनी है, द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या निकालनी है, तो सेकेंडरी कुंडली में अपने को निकालना है। NP की वैल्यू अपने को दे रखी है 60-100, ये आपको दे रखा है, बराबर VS की वैल्यू अपने को दे रखी है 200 वोल्ट दे रखी है, और नीचे क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये जाएगा आपके 10 से, और ये नीचे चला जाएगा 11 से। 2 की टेबल से अपन ने इसको काट दिया है, तो ये आपके NS अपॉन में 600 बराबर 10 अपॉन में 11 हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, NS को अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं। NS ऐसे कैसे हो जाएगा, 600 को इधर लेके जाएंगे तो 6000 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट कर दिए यहाँ से, 11 5 आपका क्या होता है 55 होता है। 5 आपके क्या बचते हैं, 5 आपके शेष बचते हैं। 5 को यहाँ पे लेके जाते हो तो आपके कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, 44 बचता है, और फिर अपने पास कितना बचता है, शेषफल अपने पास 6 बचता है। 6 को यहाँ पे लेके जाते हो तो अपने पास कितना बचता है, यहाँ पे 60 हो जाता है, और कितनी बार जाता है, 11 5 55 बार जाता है। तो आगे क्या आ जाएगा, ये पॉइंटों में जाएगा, कितने में जाएगा, 545 पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा। तो इसमें द्वितीय कुंडली में जो लपेटों की जो संख्या होगी वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगी, 600 की इक्वल हो जाएगी। लगभग 600 की अपन इक्वल मान लेते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस आपको रोंग दे रखे हैं, तो ऑप्शंस को आपको नहीं देखना है। हाँ, तो यहाँ से जो 545 पॉइंट कुछ आएगा, अर्थात 600 के अप्रोक्स आएगा। अब अपन ने 600 आंसर क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, तो इसके कारण अपने को राइट आंसर बी को ही मानना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। ये ऑप्शन दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल आवर्ती पर निर्भर करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आवर्ती एवं तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो कौन सा जो आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो साउंड होता है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। साउंड जो होता है इसका मैक्सिमम मान किस में होता है, सॉलिड में होता है, और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पर ही डिपेंड नहीं होती है, आवर्ती एवं तरंगदैर्घ्य दोनों पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चल कुंडली की धारा मापी की शुग्रायिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसको कम करना चाहिए, तो इसका आंसर बताइए। तो शुग्रायिता का जो फॉर्मूला होता है, शुग्रायिता को ऐसे शो किया जाता है जिसे सेंसिटिव बोला जाता है, शुग्रायिता बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है BNA अपॉन में क्या होता है, C होता है। यदि A को अपन कम करते हैं तो शुग्रायिता का मान कम होता है, N को कम करते हैं तो कम होता है, B को कम करते हैं तो कम होता है, और यदि अपन C को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो शुग्रायिता को क्या किया जा सकता है, शुग्रायिता को बढ़ाने के लिए किसे कम किया जा सकता है, और यदि शुग्रायिता को अपने को बढ़ाना है तो C की वैल्यू को कम करते हैं, और इन तीनों को कम करने से क्या होता है, ये क्या होता है, शुग्रायिता कम होता है, और C की वैल्यू कम करने से शुग्रायिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो C पर डिपेंड होता है। कुंडली में फेरों की संख्या कम करने पर क्या शुग्रायिता बढ़ेगी, तो देख लीजिए कुंडली में फेरों की जो संख्या दे रखी है N, इसको कम करने पर शुग्रायिता का मान क्या होगा, कम होगा, तो ए ऑप्शन रोंग हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कम करने पर भी कम होगा, तो बी ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा।
कुंडली का क्षेत्रफल कम करने पर भी कम होगा तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन की प्रति एकांक मरोड़ के लिए जो बल आघूर्ण होता है, इसको यदि अपन कम करते हैं तो सुग्राहिता का मान बढ़ता है। डायरेक्ट याद रखना है, सी को कम करने पर सुग्राहिता का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो नन ऑफ दिस राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यदि अपन क्या मान लेते हैं, बी नोट मान लेते हैं, यहाँ पे बी नोट ले लीजिए, थोड़ा बी नोट अच्छा रहेगा। बी नोट मानते हैं तथा नमन कोण को 45 डिग्री है, तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, नमन कोण में जो संबंध होता है बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, बी साइन थीटा होता है। यहाँ पे अपन ने बी को क्या माना है, बी नोट माना है, तो बी नोट से शो कर देते हैं। बी एच के नीचे अपन किसको ले जाते हैं, साइन थीटा को ले जाते हैं, तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी नोट के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, बी नोट के हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बी नोट इसको नहीं मानेंगे, बी नोट किसको मानेंगे, क्षैतिज घटक को मानेंगे, हॉरिजेंटल घटक को मानेंगे। तो एच की जगह अपन को क्या मानना है, नोट मानना है, तो ये बी नोट हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी के। थोड़ा इसको मैं क्लियरिटी से लिख देता हूँ, यहाँ से बी नोट बराबर अपन ने माना बी साइन थीटा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नोट अपॉन में क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। अब यहाँ से अपने को बी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपको जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, √2 ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी नोट हो जाएगा। तो b बराबर √2 बी नोट हो जाएगा। तो इसमें जो क्षेत्र की जो कुल तीव्रता होगी वो क्या होगी, √2 बी नोट होगी, जो आपको कोई से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन। लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, √2 बी नोट होगा। जैसे अपन फोर्थ ऑप्शन को ही मान लेते ये, तो राइट आंसर आपको दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से क्या प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, कि कौन है जो कण, प्रकाश के जो कण प्रकृति को दर्शाता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर ध्रुवण। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन दर्शाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो इसमें कार्यफलन से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से, कार्यफलन से क्वेश्चन बनता है। एक इसमें दहली ऊर्जा से क्वेश्चन बनता है। कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है इसे डब्ल्यू नोट से शो किया जाता है, डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू एच म्यू नोट होता है। दहली ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, दहली ऊर्जा की जो परिभाषा होती है उससे भी आपका डेफिनेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्यतिकरण के कारण क्या होता है, साबुन का जो बुलबुला होता है वो क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थिर, अस्थिर, केंद्रित या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका ये क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यदि वह चक्कर लगाते हैं तो वह स्थिर नहीं रहते हैं, वह लगातार वेलोसिटी से गतिशील रहते हैं, अर्थात अस्थिर रहते हैं। अस्थिर का मतलब कुछ ना कुछ उनका क्या होता है, वेलोसिटी होता है, कुछ ना कुछ उनका गति होता है, वेलोसिटी नॉट इक्वल 0 होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है, सूर्य में उपस्थित यूरेनियम का विखंडन, भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटॉनों का संलयन, गुरुत्वीय संकुचन या फिर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जल। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटॉनों का संलयन। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, L/R की विमा किसके बराबर होती है, द्रव्यमान की विमा के, समय के विमा के, बल के विमा के या फिर नन ऑफ दिस। तो जो L/R होती है वो किसकी विमा के बराबर होती है, तो ट्रिक से याद रखिए, लाला राम जो होता है वो टाइम के इक्वल होता है, तो समय के विमा के इक्वल होती है। यदि आपसे पूछा जाए रामलाल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो T इनवर्स के इक्वल होता है। रामचंद्र R/C इसकी विमा क्या होती है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी को यदि 300% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इसका जो मोमेंटम होगा, संवेग को कितना % बढ़ाना होगा। तो मोमेंटम में और इसमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, 100%, अब कितनी है, 300%, टोटल बढ़कर कितनी हो जाएगी, 400% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 400%।
अब यहाँ पे आपको संबंध दे रखा है काइनेटिक एनर्जी में P समानुपाती √KE दे रखा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है 400 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, √ में 400 हो जाएगा। तो जो P की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 200 आएगी। कितनी आएगी, 200 आएगी। अब जो मोमेंटम की वैल्यू आई है वो अपने पास कितनी आई है, 200% आई है। लेकिन अपन ने जो पहले काइनेटिक एनर्जी 100% मानी थी, तो इसके अनुसार जो मोमेंटम होगा वो भी कितना था, 100% था। और अब मोमेंटम कितना आया है, 200% आया। तो 100 से 200 होने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है मोमेंटम में, तो 100 से 200% होने में इसमें 100% की वृद्धि हुई है। कैसे निकालोगे, 200 में से आपको 100 माइनस करना है, तो 100% की वृद्धि होगी। जब अपन काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा देते हैं तो मोमेंटम 100% बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किलोमीटर पर हावर आपको दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यदि आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है वैल्यू, यदि इसको अपन किलोमीटर पर हावर में चेंज करना चाहते हैं तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा किसी भी वैल्यू को। जब आपको ऑप्शंस में यदि किलोमीटर पर हावर दे रखा है, मीटर पर सेकेंड दे रखा है, उसके अनुसार। अब यहाँ पे अपने को वेलोसिटी दे रखा है, v1 दे रखा है और ये आपको v2 दे रखा है। औसत जो चाल होती है, एवरेज जो वेलोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपोन में क्या होता है, v1 प्लस का v2 होता है। ये कब फॉर्मूला लगता है, जब आपसे दो दूरियों की बात की जाती है, आधी दूरी पहले तय की जाती है, आधी दूरी बाद में तय की जाती है। दोनों को मिलाकर जो पूरी दूरी की बात की जाती है, चाल की बात की जाती है, तो उसमें यह फॉर्मूला काम में आता है। 2a से कैसे, v1 की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मल्टीप्लाई, v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। नीचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 5 कितना होता है, 30 होता है। तो 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे अपना कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना होता है, 12 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। यदि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। ये आपके देखिए तो 6 3 जा क्या होता है, 24 होता, 6 4 जा 24 होता है, 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। 20/3 किस में आंसर आएगा अपना, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी बात पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 kg एवं 4 kg द्रव्यमान के दो पिंड ए व बी भारहीन डोरी के सिरे से बंधे हुए हैं। ये आपको डोरी दे रखी है भारहीन, यहाँ से चकती जो दे रखी है इससे बंधे हुए हैं। ये आपका ए पिंड बंधा हुआ है, ये आपका बी पिंड बंधा हुआ है। ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कर रहा है रस्सी और ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर कर रही है बी रस्सी। तो आपको बताना है कि इनसे दो भार लटके हुए हैं। ये 3 kg का भार है ए और बी भार कितने kg का है, 4 kg का है। तो इस निकाय में जो सापेक्षी जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, जब दो द्रव्यमान किसी घिरनी से लटके हुए होते हैं रस्सी से, भारहीन रस्सी से, तो उसके लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस का m1 अपोन में m2 प्लस का m1 मल्टीप्लाई क्या होता है, z होता है। m2 की वैल्यू दे रखी है 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 अपोन में क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3। z की वैल्यू क्या दे रखी है 9.8 दे रखी है। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। 7 को 9.8 से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं थोड़ा। 98 अपोन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 को यदि इससे डिवाइड करते हैं तो आपका 14 आता है और इसको सोल्व करते हैं तो 1.4 आपका राइट आंसर आ जाता है। 14 संख्य आपका क्या होता है 98 होता है। अगले क्वेश्चन को देखें 98 होता है, एक सेल द्वारा 2 ओम के प्रतिरोध से 0.9 एम्पियर की धारा एवं 7 ओम के प्रतिरोध से 0.3 एम्पियर की धारा बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। यदि दो प्रतिरोध की बात की जाती है तो उसमें जो वोल्टेज होती है इसका फॉर्मूला होता है V बराबर I कोष्टक कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। स्मॉल r आपका क्या है आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R आपका क्या दे रखा है वास्तविक प्रतिरोध दे रखा है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट देखते हैं। V1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 0.9 एम्पियर दे रखी है। R कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस का स्मॉल r को अपन स्मॉल r मान लेंगे। इसी प्रकार से V2 निकालेंगे तो थोड़ा V2 में ऊपर निकाल देता हूँ। I की वैल्यू दे रखी है 0.3 दे रखी है। कोष्टक को
आर की वैल्यू 7 दे रखी है प्लस का स्मॉल आर, V1 बराबर क्या कर देंगे V2 कर देंगे। तो V1 बराबर V2 कीजिए तुरंत, यहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाता है। तो 0.9 कोष्टक ऑफ 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0.3 कोष्टक ऑफ 7 प्लस का आर हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 3 3 से क्या होता है 9 होता है, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 प्लस का 3 आर इज इक्वल टू 7 प्लस का आर हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अर्थात 0.5 क्या हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोटोन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक प्रक्षेपी की महत्तम क्षैतिज राशि यदि आपको दे रखी है 400 मीटर, यदि मूल बिंदु की प्रक्षेपी बिंदु लिया जाए तो जिस बिंदु पर प्रक्षेपण का वेग न्यूनतम होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले बता दूं, महत्तम ऊंचाई यदि बात की जाती है किसके बारे में, महत्तम ऊंचाई के बिंदु पर प्रक्षेपण का जो वेग होता है न्यूनतम, उसके निर्देशांक क्या होते हैं। तो महत्तम ऊंचाई के बिंदु पर प्रक्षेपण के वेग न्यूनतम होने के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, नोट कीजिए। रेंज जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम का हाफ होती है, कोमा क्या होता है एच होता है, जो आपकी क्या होती है ऊंचाई होती है। महत्तम ऊंचाई को मैक्सिमम से शो किया जाता है, सिंपल ऊंचाई को एस से शो किया जाता है। अब बात करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जो रेंज होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ अपॉन में क्या होता है जी, लेकिन कोऑर्डिनेट में अपने को आर मैक्सिमम दे रखा है तो आर मैक्सिमम निकालेंगे तो sin 2θ की वैल्यू अपन क्या मानेंगे 1, अर्थात थीटा की वैल्यू अपन 45 लेंगे। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू u² अपॉन में जी हो जाएगा। अब वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 400 दे रखी है। ऊपर देख लीजिए आर मैक्सिमम की वैल्यू अपने को 400 दे रखी है। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा u² अपॉन में क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब क्या करेंगे 400 का यदि अपन क्या कर लेते हैं हाफ कर लेते हैं, आर मैक्सिमम में किसका डिवाइड कर देते हैं 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास कितना बचता है 400 अपॉन में कितना बचता है 2 बचता है, तो यहाँ से 200 हो जाएगा। और आर मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है u² अपॉन में जी, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब अपने को बताना है कि जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है u² sin² θ अपॉन में 2g होता है। थीटा की वैल्यू 45 लोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन में √2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आएगा 2 आएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो h का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा u² अपॉन में क्या हो जाएगा 4g हो जाएगा। अब अपन इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो u² अपॉन में 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। तो u² अपॉन में जो g की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की थी, कितनी फाइंड आउट की थी 400, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100 आएगा। तो h की वैल्यू अपने पास 100 आई है, r मैक्सिमम अपॉन में 2 की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 200 आई थी, तो 200 कोमा क्या हो जाएगा 100 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। तो आज के क्वेश्चन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे अनुनादी जो आवृत्ति होती है इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2 पाई √LC होता है। यदि आपसे बोला जाए कि धारिता का मान तो आपको दे रखा है 10⁻⁻6 फेरेड और आपको प्रेरकत्व का मान दे रखा है 10⁻⁻4 H दे रखा है, हेनरी से शो किया जाता है। तो नोट करेंगे 1/2 पाई √10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻4 क्या हो जाएगा 10⁻10, इसका अंडर निकालेंगे 10⁻10 का तो वो क्या हो जाता है 1 अपॉन में 2 पाई मल्टीप्लाई 10⁻5 हो जाता है। यदि इसको सोल्व करते हैं तो अपना आंसर आता है 10⁻5 अपॉन में 2 पाई और आवर्ती का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा था आपका बीटा से में क्या होता है। जो बीटा से होता है उसमें क्या होता है मैं बता दूं, जो बीटा से होता है उसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है, अर्थात 0n1 1h1 में बदल जाता है। तो देखिए किस में बढ़ोतरी हुई है, इसके परमाणु क्रमांक में बढ़ोतरी हुई है। तो बीटा से होता है इसका मतलब होता है बीटा से में हमें क्या करना होता है परमाणु क्रमांक में +1 ऐड कर देना होता है। जैसे आपसे दिया हुआ होता है यदि 2h3 दे रखा है तो आपको क्या करना होगा बीटा से में इसका मान आएगा वो कितना आएगा 3h3 आएगा।
ऐसे मैंने आपको बताने के लिए इसको बताया है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अब आपका एक टाइम का फॉर्मूला होता है T बराबर √2h/g होता है। इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। यहाँ से यदि अपन h की वैल्यू निकालना चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, T²g/2 हो जाएगा, या फिर T² बराबर क्या हो जाएगा, 2h/g हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। न्यूटन के नियम से भी बनते हैं। जैसे क्या बनता है, जो श्यान बल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का असंरक्षी बल होता है श्यान बल। और प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है वो सभी जानते हैं, r² प्लस का एक्सएल माइनस का XC का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, XC क्या होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आपको बता देनी है। डायरेक्ट ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है। एक लुढ़कती कोई वस्तु है तो लुढ़कती हुई वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करके आपको बताना है। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक्स और शेयर से होते हैं आपके, जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी सहायता मिलती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।